हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की नीट जेई फाउंडेशन बैचेस 2022-23 के फिजिक्स के लेक्चर के अंदर। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को बेसिक फोर्सेस बता दिए थे। न्यूटन के एनएलएम के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर चुके थे। अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी मैंने आपको बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस दोनों ही चैप्टर्स का जो है वो लिंक दे दूंगा। वहां से आप जाकर प्रीवियस दोनों चैप्टर्स को देख सकते हैं, विच विल बेनिफिशियल फॉर यू। प्लस फॉर द नोट्स पर्पस ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे लेक्चर्स में, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ देयर। प्रीवियस मैंने सारे ही पीडीएफ्स वहां पर पहुंचा रखे हैं। बज रहे हैं 8 और युवराज सर के साथ फिजिक्स की क्लास वापस से जो है वो तैयार है। आज हम लोगों को बात करना है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कि अल्टीमेटली जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज आपके क्या कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जो है वो किस तरह से इससे डील कर रहा है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द रिलेटिव मोशन, दैट इज फ्रिक्शन इज ऑफ प्रिजर्व नेचर। एक चीज के बारे में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन के अपोज में, मोशन के डायरेक्शन के अपोज में ही काम करेगा। जिस भी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। और फ्रिक्शन किस, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रिजर्व नेचर होता है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एम कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। की जो मैक्सिमम फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो होता है। ये उसका इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है। अगला जो लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो आपका क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिश और ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। की जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉलिश्ड है या फिर सरफेस आपका रफ है या फिर कॉन्टैक्ट किस तरह का है, उसके ऊपर जो है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन डील करता है। लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द एरिया। की एरिया के एक्सटेंट से लिमिटिंग फ्रिक्शन को किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही कितने लंबे समय के लिए वो है उससे कोई भी फर्क पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दूसरी बात, जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगली अगर बात करें तो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर पर और स्टेट ऑफ पॉलिश पर। किसी भी सरफेस का नेचर कैसा है, वो पॉलिश्ड है या फिर रफ्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो एरिया के ऊपर और कितनी देर कांटेक्ट में है, इन दोनों ही चीजों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर। अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, क्या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप इक्वेशन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। दिस इज नॉट दिस मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट। और मैं सीधा आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर कि अल्टीमेटली आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है। पीडीएफ में मैंने बराबर आपको प्रोवाइड करके रखा है, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द पीडीएफ। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। की जो फ्रिक्शन, कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल आपने बॉल को क्या किया, रोल कर दिया किसी भी सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन वहां पर लगेगा उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो लेट अस कंसीडर अ व्हील व्हिच इज रोलिंग अलोंग अ रोड। एज द व्हील रोल्स अराउंड along the road it slightly presses into the surface and itself। तो एक रोलिंग व्हील क्या करेगा, constantly climb a hill we see in front of it, करके देख लीजिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो एंगल क्या होता है, जब किसी भी दो चीजों के बीच में आप 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री का जो एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। आज इस क्लास का पेस थोड़ा सा रहेगा क्योंकि मैं
दो लेक्चर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्लास में मेरा टारगेट है थोड़ा सा ज़्यादा कुछ कवर करने का। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच करके बता दूंगा। जो समझने जैसी चीज़ें हैं वी विल फोकस्ड ऑन दैट थॉरोली। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द एंगल विच the resultant of force of limiting friction F and the normal reaction R makes with the direction of the normal reaction R। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग हमेशा थीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए ये आप लोगों की सरफेस है, ये आप लोगों का कॉन्टैक्ट है, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाएगा। जो वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल का और सरफेस का नेचर कैसा है जिसके ऊपर हम लोग फ्रिक्शन में डील कर रहे हैं, उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनका रिलेशन है म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन है कि जो कोफिशिएंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट में, वो किसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम के बराबर जो है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। क्या कहते हैं आपके, एंगल ऑफ रिपोज और एंगुलर स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विथ the horizontal such a body placed on a plane just begins to slide down। एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग कब होता है, यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, दिस फिगर जस्ट लुक इट विथ इंटेंस केयर। यहाँ ये क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी यहाँ ऊपर रखी हुई है और यहाँ से अगर वो सडनली नीचे आना स्टार्ट कर देती है, दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसे कहा जाता है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहा जाता है। कोई भी बॉडी क्या कर रही है, आपकी स्लाइड कर रही है। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down। ये जो एंगल होगा जहां से वो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है वही क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। इसे अल्फा से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसकी वैल्यू जो है वो मटेरियल पर और नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? होप सो ये जो होगा ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पर होगा। फ्रिक्शन को चेंज करने की कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होती हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है कि मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो सम ऑफ द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर पॉलिशिंग, lubrication, proper selection of material by streamlining और by using ball bearing। ball bearing यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को लिमिटेड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? होप सो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। अगर हम लोग बात करें डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। की कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली चल रही है सर्कल में तो उसे यूनिफॉर्मली सर्कल में चलने के लिए जिस फोर्स की एसेंशियलिटी होती है वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के सेंटर से कंट्रोल्ड होता है और सर्कल के रेडियस की तरफ क्या करता है, एक्ट करता है। इनफैक्ट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट इंस्टेंट। अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये इस फिगर को ध्यान से देखिए, just look this diagram, just give me a chance। हाँ, just look this diagram कि कोई भी क्या कर रहा है, आपका जब डायरेक्शन है तो यहाँ अगर वो चीज़ घूम रही है तो जो टेंजेंट बनेगा वो क्या होगा, उसके डायरेक्शन को शो करेगा आपके सर्कल में। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट टाइम इज द टेंजेंट टू द सर्कल। कोई भी उसका डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सर्कल की टेंजेंट के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो अपना डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर पाती, कि एक्सटर्नल फोर्स जो है हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसी केस में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स
कहते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द बॉडी there is a change in velocity of a body and hence undergoes an acceleration called centripetal acceleration, radial acceleration. कि बॉडी को चेंज करने के लिए अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसके अंदर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है उसमें बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स के बाद में जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चले। When we apply centripetal force on a body, it's forced to move along a circle. जब भी हम किसी भी बॉडी में सेंट्रिपिटल फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी मजबूर हो जाती है कि वो सर्कुलर चले। उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में चले, पर सेंट्रिपिटल फोर्स उसको क्या कर देता है, मजबूर कर देता है कि वो सर्कल में चले। While moving actually along the circle, the body has a constant tendency to regain its natural straight line path. कि जब भी एक बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में चल रही है, तो उसमें बॉडी में कांस्टेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को वापस, मतलब जैसे ही उसको मौका मिले वापस स्ट्रेट चलना स्टार्ट कर दे। दिस टेंडेंसी गिव्स राइज टू अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही टेंडेंसी एक नए फोर्स को राइज करती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Hence, centrifugal force is a force that arises when a body is moving actually along a circular path by the virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path. कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, जब कब जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब बॉडी एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जब वो बॉडी एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तब उसके अंदर जो फोर्स होगा उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और ये कब लगेगा, जब उस बॉडी में अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो वापस स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करे, फॉलो कर ले, तब उसमें जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहा जा सकता है, इट इज एन रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। As forces of action and reaction are always equal and opposite, therefore the magnitude of centrifugal force is equals to centripetal force is equals to mv square upon r, which is the same as that of centripetal force. However, the direction of centripetal force is opposite to the direction of the centripetal फोर्स। देखिए होता क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स माना जाता है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एवरी एक्शन हैज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन अपोजिट हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अपोजिट है, पर दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर जो है वो होता है। ठीक है, पर जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो अपोजिट होता है एज अ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस की तरफ काम करता है सेंटर से दूर, और वो सेंटर की तरफ काम करता है रेडियस से दूर। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। बाउंडिंग एंड लेवल कर्व्ड रोड व्हेन अ व्हीकल गोज अराउंड, ये कुछ एग्जाम्पल है। बैंकिंग ऑफ अ रोड का भी यहाँ पर एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। You just have to read this examples। इन examples में इतना ज़्यादा कुछ विकास नहीं है, बट हाँ इन examples को मैं आप लोगों को एक बार बूस्ट करके ज़रूर बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ड्यू टू सम सर्टेन टाइम इश्यूज मैं आप लोगों की इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल क्वेंच योर क्वेरीज। इस चैप्टर को हम लोग जो है वो अपनी वेडनेसडे की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ इट इज पॉसिबल, कल बिरसा मुंडा जयंती है, सो आई एम थिंकिंग दैट मैं कल भी फिजिक्स का ही क्लास ले लूँ। तो इफ इट इज पॉसिबल वी विल टेक द फिजिक्स क्लास ऑल्सो टुमारो। बाउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड, यहाँ से हमें क्या करना है, आपका राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड से हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी कल की क्लास की। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।